कोशिश है। मैं एक संदेश देना चाहता हूं ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों को कि एक दूसरा रास्ता भी है, वह कभी हार ना माने। मैं जानता हूं कि खेती हर परिवारों में भी जो अगली पीढ़ियां हैं वो पढ़ लिख कर नया काम करना चाहती हैं। कैसे वो काम कर सकते हैं? मन में कोई नया विचार आया, कोई नया व्यापार बनाना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, वो सारे रास्ते आपके लिए आज खुले हैं। समझने की जरूरत है। तो इसलिए एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं रजत जी, एग्रीकल्चर में इन्होंने पढ़ाई की है और इन्होंने जो आइडिया बनाया और जो काम किया है उसका लाभ किसानों को मिलेगा। तो थोड़ा माफ करना, इसके बाद प्रदीप जी भी बोलेंगे। राजनीति समाज से होती है और राष्ट्रीय लोकदल आपकी पार्टी है। मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी कि मैं इस पे सोचूं कि मेरे क्षेत्र में यहाँ नौजवानों का लाभ कैसे हो सकता है। अगर आपको फायदा होगा, इस क्षेत्र का विकास होगा, तो मुझे लगेगा कि हम लोग सफल हुए। तो इसलिए इनकी बात बहुत गंभीरता से सुनना। ये एक परंपरागत राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। धैर्य से इनकी बात सुनना, आपके काम आएगी। धन्यवाद। भाई प्रमोद पहलवान जी, चांदपुर। परम आदरणीय माननीय जयंत सिंह जी, राष्ट्रीय लोकदल के सम्मानित नेतृत्वगण, मथुरा और ब्रज की इस पावन धरती के कोने कोने से आए बुजुर्गगण, किसान भाई बहन और मेरे नवयुवक नवयुवतियों, नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती है और इस पावन अवसर पर माननीय मंत्री जी की तरफ से हमें ये मौका मिला जिसमें हम अपने कार्य को आप लोगों तक पहुंचा सकें। भाइयों और बहनों, मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी ने जो कार्य न्याय, दान, लोक कल्याण, गरीब किसान और किसान की सेवा के लिए किया, ये अभूतपूर्व है। और एक एंटरप्रेन्योर के रूप में जो देश को मजबूत करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज का निर्माण कर रहा है, हमारे लिए बड़ा आवश्यक हो जाता है कि हम ऐसे लोगों से प्रेरणा लें। आज का ये मौका जिसमें हम सबके प्रिय भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने किसानी और किसानों के कल्याण का प्रचंड मार्ग बनाया था, आज मैं उनको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने वास्तव में किसान की पीड़ा को राष्ट्र की आवाज बनाया और किसान की गरिमा के लिए भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उनकी दूरदर्शिता हमें बहुत प्रेरणा देती है और हम सब जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए आप और हम सब मिलकर जो कार्य कर रहे हैं, उसमें चौधरी चरण सिंह जी की प्रेरणा हमें लगातार आगे बढ़ने का रास्ता देती है। किसान भाइयों और बहनों, मैं कुछ अपने बारे में आपको बताना चाहूंगा। मेरा नाम रजत वर्धन है और मैं स्कैनेक्स साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज नाम की एक संस्था का फाउंडर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हूं। मेरे पिता मुरथान के रहने वाले थे और मेरी मां बागपत के पास एक छोटा सा गांव कंडेरा के रहने वाली थी। और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव देहात में ही हुई। और उस शिक्षा का फर्क ये रहा कि मेरे जितने सखा थे वो सब किसान के पुत्र और पुत्रियां थे। उसका इतना प्रभाव मेरे मन पर पड़ा कि मैंने ये सुनिश्चित किया कि जहां मेरे पिता डॉक्टर थे, डॉक्टरी का प्रोफेशन ना लेकर मैं किसानों के लिए कुछ करूंगा। इसके लिए मैं पंतनगर विश्वविद्यालय गया और वहां मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के उपरांत देश और विदेश की जानी मानी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा व्यापार को मैं हैंडल कर रहा था। इस बीच 2011 में मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला और इस यात्रा में दुनिया भर के 150 देशों के मेरे साथी जहां मैं कार्य करता था, वो सब दुनिया के कोनों कोनों से आए थे। और मैं आपको बड़ी जरूरी बात आपको बता रहा हूं, जब मैंने देखा कि अमेरिका और यूरोप से आए जो मेरे साथी थे, उनके देश में कृषि की प्रगति एक नए स्तरों पे जा चुकी है,
उसने मेरे मन को ये दिशा दी कि जीवन तो एक बार है, जीवन को समर्पित करना चाहिए किसी बड़े लक्ष्य के लिए। और उसी वक्त इस कैनेस के इस बीच की शुरुआत हुई। किसान भाइयों और बहनों, हम जिन तकनीकों पे काम कर रहे हैं उनमें हम देश की अग्रणी टेक्नोलॉजी संस्थाओं आईटी कानपुर, आईटी दिल्ली, आईटी रोपड़ और आईटी तिरुपति के साथ मिलकर हम कुछ तकनीकों का निर्माण कर रहे हैं, जिनमें से पहली तकनीक है मिट्टी के जांच की एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा किसान भाई और बहनों की मिट्टी की स्थिति को हम लोग कुछ क्षणों में बता सकते हैं। और ना केवल उनकी स्थिति को बता सकते हैं, बल्कि उनको यह भी बता सकते हैं कि उनको उस स्थिति के अनुरूप क्या करने की आवश्यकता है। किसान भाइयों और बहनों, आईसीआर की एक स्टडी के मुताबिक, आईसीआर एनआईएपी की एक शोध के मुताबिक जो हमारी तकनीक पे किया गया, उसने ये बताया कि मात्र 500 रुपए के खर्च से किसान भाइयों ने 10,000 रुपए एकड़ तक अपनी कमाई को अधिक किया। इसके साथ ही साथ हम लोग कीटों को बचाने के लिए एक और तकनीक लेकर आए हैं, जिसको गांव में स्टेशन के रूप में लगाया जाता है, जिसके द्वारा आपकी पेस्टिसाइड के खर्चे को आप अभूतपूर्व रूप से बचा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग सोलर ड्रायर की एक तकनीक लेकर आए हैं, जिसके उपयोग के द्वारा किसान भाइयों और बहनों, जब बाजार में आपको अच्छा भाव नहीं मिलता और आपकी ऐसी फसल, खासतौर से फल और सब्जी के किसान जिनकी फसल की जो क्वालिटी है वो मौसम की मार से कमजोर हो जाती है, उनके लिए हमारी तकनीक के द्वारा उसको सुखाकर आप उसको 5 से 6 महीने तक उसको मार्केट करने का समय ले सकते हैं। ऐसा पाया गया है कि इसके द्वारा किसानों ने अपनी आय को 3 से 8 गुना तक बढ़ाया है। और एक बहुत बड़ी तकनीक, आज की डेट में हमारे देश का 8% डीजल खेती के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग इस साल एक ईवी ट्रैक्टर को लेकर आ रहे हैं, जिसके द्वारा आपका प्रति घंटे का जो खर्च है ट्रैक्टर को चलाने का, वो 50 रुपए के नीचे आ जाएगा। ये ट्रैक्टर 26 एचपी से शुरू होगा और 24 महीने के अंदर अंदर हम 45 एचपी के ट्रैक्टर को भी लॉन्च कर देंगे। किसान भाइयों और बहनों, आदरणीय मंत्री जी के द्वारा नवाचार मंत्र की शुरुआत आईटी दिल्ली में अभी करी गई है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के किसान के बेटे और बेटियों को नवाचार मंत्र के साथ साथ रोजगार परक धंधों में जोड़ने की शुरुआत करना। हम इस कैनेस के द्वारा 10,000 किसान और किसान के बेटे बेटियों को अपनी टीम में शामिल कर गांव-गांव में रोजगार स्थापित करना चाहते हैं। इस अवसर पर मैं आप सब लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब नवाचार के इस मंत्र में आगे बढ़ बढ़कर योगदान दें। और जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि स्वयं से ग्वाले थे, जिन्होंने किसान के रूप में इस क्षेत्र में रहकर सेवा करी, क्यों ना हम सब मिलकर ब्रज के गांव-गांव को कृषि की उन उन्नत तकनीकों से जोड़ें, जिससे गांव में रहकर ही हमारे भाई और बहन ना केवल अपने रोजगार को कमा सकें, बल्कि रोजगार को कमाने के साथ साथ हमारी खेत की मिट्टी और हमारी किसानी को मजबूत कर हमारे किसान की आय को दुगनी और तिगुनी करने में एक महान योगदान दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय जयंत सिंह जी का बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि सर, आपने हमें समय दिया, ये मौका दिया। इस प्रकार के मौके अपने क्षेत्र को, अपने देश को विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होते हैं। आप सभी का मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रणाम। जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारे नेता इनोवेशन, नवाचार को खेती में लाना चाहते हैं, और इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि हम नई तकनीक से कैसे अपने खेती में और फ़ायदा कमा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से मंत्री जी के इस प्रयास के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब मैं प्रदीप जी को आमंत्रित कर रही हूँ। वे भी कुछ विशेष बातें जो आपके काम की होंगी बताने जा रहे हैं।
ध्यान से सुनिए। जय जवान जय किसान। सबसे पहले मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी को उनकी जयंती पर मैं डांडक प्रणाम करता हूँ। साथ ही भारत के पूर्ण प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया। रजत जी ने तो बहुत अच्छे से एकदम ब्रज की भूमि को पकड़ते हुए एक भाषण दिया। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं भी आपके दिल तक उतर जाऊं। मैं खुद आगरा से हूं, तो बहुत बड़ा भक्त हूं बिहारी जी का, तो मेरी आशा है कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सब आप लोगों के दिल तक उतरे। हमारी कंपनी मैकफाई सॉल्यूशन किसानों के भले के लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। वो टेक्नोलॉजी क्या है? हमने एक केमिकल बनाया है। वो केमिकल आपको जो बक्सा होता है या एक बॉक्स होता है उसमें ठंडक प्रयोग करता है, ठंडक देता है। बेसिकली जैसे आपने एक बर्फ रखी, बर्फ आप भरते हैं अपने फल सब्जियों को इधर से उधर ले जाने के लिए या कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने के लिए बर्फ का यूज करते हैं या ठंडक करते हैं बिजली से, डीजल से, पेट्रोल से, अमोनिया से। तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होती है, बहुत ज्यादा बिजली लगती है। हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसमें आपकी बिजली का खर्च 70% तक से गिर जाता है। 70% तक से आपकी बिजली कम लगेगी। हमने सोलर कोल्ड रूम बनाया है। उस सोलर कोल्ड रूम में सूरज की ऊर्जा से वो कोल्ड रूम चार्ज होगा और 48 घंटे तक -10, -15, -20 डिग्री तक का टेम्परेचर बनाए रखेगा। तो ये एक हमारा एक प्रोडक्ट है सोलर कोल्ड रूम, जो कि हमने दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग किसान भाइयों के लिए और बहनों के लिए लगाया है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट उन्हें मिला है। दूसरा, हम लोगों ने क्या किया है, हमने बॉक्स बनाए हैं। जब आप अपने फल, सब्जी, डेयरी प्रोडक्ट इनको कहीं इधर से उधर ले जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाते हैं या एक शहर में एक जगह से दूसरी शहर में दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उनमें टेम्परेचर मेंटेन करने की बहुत जरूरत होती है। अगर उसका टेम्परेचर गिरता है तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो हमने टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अपनी पीसीएम टेक्नोलॉजी लगाई है बॉक्सेस में, जो उस बक्से को 48 घंटे तक 5 डिग्री, 1 डिग्री, -10 डिग्री तक मेंटेन रखेगी, जैसे जैसे आपकी जरूरत है। तो बेसिकली हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी देश के किसानों का नुकसान होता है, जब उनकी फसल खराब होती है या फसल को स्टोर करने में, अपने उत्पाद को जमा करने में जो उनका खर्चा होता है बिजली का, ईंधन का, वो खर्चे को कम करना। तो अगर आप हमारा ये बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, इस बॉक्स के अंदर आपको साल भर में 50% की बचत होती है। अगर आप किसी और ईंधन से चलने वाला एक फ्रीजर लेते हैं, वो फ्रीजर आपकी बिजली जो खर्च होती है उस बिजली खर्च में 50% तक की बचत आपको हमारे फ्रीजर से होती है। तो हमारा यही उद्देश्य है। हमारा स्टॉल भी लगा है यहाँ पर मैकफाई सॉल्यूशन का। आप लोग एक बार आइए, देखिए, समझिए कि हमने क्या किया है। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। धनगर समाज के लिए सदैव संघर्ष करने वाले माननीय चौधरी जयंत सिंह जी की उपस्थिति से धनगर समाज बहुत ही प्रसन्न और अभिभूत है और वे एक माला पहनाकर उनका स्वागत करना चाहते हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ, स्वागत के लिए आए। अच्छा, मैं आज के ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष
श्री ब्रजेश चाहर जी को आमंत्रित कर रही हूँ कि वे कृपया आए और अपना संबोधन करें। सभी वक्ताओं से अनुरोध है कि बहुत ही संक्षेप में और समय सीमा का ध्यान रखते हुए इसको करें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज एक भव्य और पावन अवसर है। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के जन्मोत्सव के अवसर पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। खास तौर से मैं धनगर समाज के लोग यहाँ जो आए हैं उनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आपने यहाँ आकर आपने अपनी उपस्थिति दर्ज करा के आदरणीय हम सबके नेता जयंत चौधरी साहब के सम्मान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आज के इस आयोजन को भव्य बनाने में आपका बड़ा योगदान है। मंच पर विराजमान सभी सम्मानित साथी भाई योगेश नौहवार जी, प्रदीप चौधरी गुड्डू जी, आदरणीय भाई चंदन चौहान जी, डॉक्टर यशपाल बघेल जी, जिनका महत्वपूर्ण योगदान है आज के इस कार्यक्रम में। मैं बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं कहना चाहूँगा, बस इतनी ही बात कहूँगा कि आज के आयोजन में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता अहिल्याबाई होलकर। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे धनगर समाज के श्री रघुवीर धनगर जी को आमंत्रित कर रही हूँ कि वे आए और संक्षेप में ही समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी बात को कहें। मां अहिल्याबाई होलकर के चरणों में नतमस्तक करते हुए आज के मुख्य अतिथि चौधरी जयंत सिंह एवं मंच पर विराजमान सभी नेतागण और यहाँ इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए सभी भाई और बहनों को मैं नमस्कार करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आज का इस प्रोग्राम में ये पाल बघेल और गडेरिया तथा धनगर समाज के लोगों की समस्या के बारे में जयंत चौधरी से कहा गया है। वो समस्या है धनगर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए। मैं जयंत जी ये कहूँगा कि आप सरकार में हैं और सरकार को कानून बनाने का और बिगाड़ने का अधिकार होता है। यदि आप धनगर समाज का सर्टिफिकेट नहीं दिलवा पावे, कोई कानूनी अड़चन हो, तो गडेरिया समाज को शेड्यूल कास्ट की सूची में आप दर्ज करा सकते हो। और मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूं कि हमारे एक हमारे डॉक्टर यशपाल सिंह, इन्होंने अपना जीवन शिक्षा देने में किया और अब सेवानिवृत्त होने के बाद में समाज की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया है। पाल बघेल और धनगर समाज के लोगों से कहता हूं कि उनके साथ रहें और उनका पूरी तरह साथ दें। दूसरी बात, मैं लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी से कहूंगा कि ये पाल बघेल और धनगर समाज बहुत सीधा और ईमानदार समाज है। जिससे कह देता है वो करता है। तो आप लोग हमारे पाल बघेल धनगर समाज की संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा सीट पर निर्णायक वोट है हमारा। अगर आपने तहे दिल से हमको गले लगाया तो उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का झंडा महसूस होगा और मुख्यमंत्री बनने में बहुत ही आसानी होगी। तो मैं चाहता हूं कि राजनीतिक भागीदारी भी हमको हिसाब से दी जाए। बस यही बात कहता हूं। जय मातेश्वरी, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं धनगर समाज का प्रमुख मुद्दा रहा धनगर प्रमाण पत्र की बात को संसद में उठाने वाले सांसद बिजनौर से सांसद चंदन चौहान जी को आमंत्रित कर रही हूं कि वे कृपया आए। धन्यवाद संचालक महोदय। मथुरा माट और जब बाके बिहारी जी की धरती पे हम सब आए हैं तो ये दो नारों के साथ शुरुआत करेंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज के इस शानदार कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित आपके हमारे उम्मीदों की करण, नौजवानों के, किसानों की, अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की, अगड़ों की, दलितों की आवाज,
देश के अंदर गूंजने वाली चौधरी चरण सिंह जी के वारिस आदरणीय जयंत चौधरी जी, हमारे लोकप्रिय विधायक योगेश जी, प्रदीप जी, आदरणीय अध्यक्ष जी और सम्मानित राष्ट्रीय लोकदल का पूरा मंच, मैं सबसे पहले आज राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में वंदन करता हूं। ये महीना, ये जयंती महा जो पूरे देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक मनाने का काम धनगर समाज नहीं, सर्व समाज की सरदारी मनाने का काम करता है, ऐसी अपनी राजमाता के चरणों में नमन करने का। केवल उन्होंने प्रेरणा देने के लिए सिर्फ एक समाज नहीं, महिलाओं के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, चाहे उस जमाने के टैक्स की छूट करने की बात हो, चाहे बंजर खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम हो, और चाहे रोजगार और बेहतर अपने उत्पादनों का प्रचार प्रसार करने की बात हो, राजमाता जी का जो उस समय का मॉडल था वो आज भी हम सबको प्रेरणा देने का काम करता है। उन्होंने धर्म कर्म के काम में मथुरा के साथ साथ अयोध्या हो, गोरखपुर हो और काशी विश्वनाथ जी को उसमें जिनोनीन करने के लिए, उनको अपडेट करने के लिए और सुधार करने के लिए पूरा जीवन अपना लगाने का काम किया। आज जब हम उन्हें याद करने के लिए इकट्ठा हुए, बघेल जी आए चौधरी साहब से, उन्होंने बात करी कि मेरा पूरा समाज इकट्ठा होके राजमाता जी को याद करके और अपनी बात रखना चाहता है। तो चौधरी साहब ने 1 मिनट नहीं लगाई, उसी समय कहा कि कार्यक्रम की डेट आप लोग तय कर लेना, स्थान आप लोग तय कर लेना और संख्या बघेल समाज के साथ साथ सर्व समाज उस दिन इकट्ठा होने का काम करेगा। मैं बधाई देता हूं, ऐसी गर्मी में भी आप लोग बड़ी संख्या में चल के आए हैं, दूर दूर तक बैठे हैं, 1 किलोमीटर अधिक तक जाम लगा पड़ा है। पर इतना एक बात मुझे भी स्मरण है, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आप और हम अलग नहीं हैं, आप और हम एक ही हैं, एक ही लड़ाई है, और हमें एक होके एक छतरी के नीचे आदरणीय जयंत चौधरी जी के नीचे अपनी लड़ाई लड़ने का काम करना है। चौधरी साहब, मुझे पूरा स्मरण है 2009 में स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने मेरे पिता संजय चौहान जी को मौका दिया संसद में भेजने का। आपने बहुत छोटी उम्र में हाथ पकड़ के संसद में भेजने का मुझे काम किया, पहले विधानसभा भेजा। पर मैं जानता हूं 2009 की वो लड़ाई, जो बुजुर्ग बैठे हैं, बताओ याद है नहीं? चौधरी अजीत सिंह जी के साथ लड़ी थी, जो याद है। चौधरी अजीत सिंह जी का संघर्ष, चौधरी अजीत सिंह जी का फर्ज और चौधरी अजीत सिंह जी का पसीना, एक एक बूंद आपके अधिकारों के लिए, आपकी लड़ाई के लिए आगे लड़ने का काम किया उन्होंने। मेरे पिता भी स्वर्गीय संजय चौहान जी आए थे और बहुत से लोग बैठे। मैं इसलिए नौजवान पीढ़ी को याद दिलाने चाहता हूं, ये चौधरी चरण सिंह जी का परिवार है, ये चौधरी अजीत सिंह जी की विचारधारा को बढ़ाने की पार्टी है। जो लड़ाई आपकी मांग है उसका एक एक लफ्ज चौधरी जयंत सिंह जी याद रखते हैं और हमेशा हमें प्रेरणा देके आगे बढ़ने का हमेशा मौका देने का काम करते हैं। संसदीय परंपराएं हो, चाहे उचित स्थान हो, जब आदरणीय जयंत चौधरी जी का आदेश हुआ तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होके धनगर समाज की मांग रखने का काम किया। तो मैंने गर्व है मुझे, मैंने अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में आपकी मांग रखने का काम किया। ये लड़ाई कभी कमजोर नहीं हो सकती। जहां योद्धा एक हो और नौजवान और बुजुर्ग एक साथ बैठते हो, वो लड़ाई कभी कमजोर नहीं हो सकती। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग आदरणीय जयंत चौधरी जी को सुनने आए हैं, अपने नेताओं को सुनने आए हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अहिल्याबाई होलकर जी के नेतृत्व में उनकी बातों को याद रखते हुए आप लोग एकजुट, एक मुट्ठी बंद होकर साथ खड़े रहना। आदरणीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में विश्वास बनाए रखना। जो भी उचित स्थान होगा, जो भी न्याय की जगह होगी, आदरणीय जयंत चौधरी जी मजबूती के साथ धनगर समाज
और सर्व समाज की बात आप लोगों की हमेशा उठाने का काम करेंगे। आपने यहां आके बहुत मान सम्मान दिया और मेरी बात सुन के समय दिया। मैं 2 नारों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। दोनों हाथ उठा के नारे लगाएंगे। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। हे धनगरों, ये वो शेर है जिसने पार्लियामेंट में तुम्हारी बात को कानून के रूप में रखा है। इससे पहले सिर्फ चर्चा थी, इन्होंने नियम 377 में तुम्हारी बात को उठाया है। जोरदार ताली चंदन सिंह के लिए। अब मैं सादाबाद क्षेत्र के विधायक आदरणीय श्री प्रदीप गुड्डू जी को आमंत्रित कर रही हूँ, कृपया आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जैन जी, सम्मानित मंच, आज लोक माता अहिल्याबाई की जयंती के अवसर पर आयोजित धनगर समाज और सर्व समाज के लोगों के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और यहाँ बहुत दूर दूर से आई सरदारी माता बहनों और पत्रकार बंधुओं, देखिए मैं ज़्यादा समय चौधरी साहब को देना चाहता हूं, लेकिन एक बात कहकर आपके बीच से जाऊंगा। आदरणीय चौधरी साहब, ये धनगर समाज सबसे ज़्यादा कमेरा, सबसे ज़्यादा ईमानदार समाज है और ये अपने हक के लिए बहुत दिन से लड़ रहा है। आपने इनकी शुरुआत कराई थी धनगरों के सर्टिफिकेट देने के लिए, इनके हक के लिए ब्रज क्षेत्र से योगेश नौभार और मैं दोनों यहाँ से एमएलए हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि हम दोनों विधानसभा में आपके मुद्दे को उठाने का काम करेंगे और आपको हक दिलाने का काम करेंगे। इसी के साथ अपना मैं पूरा समय चौधरी साहब को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विधान परिषद सदस्य श्री योगेश नौभार जी को आमंत्रित कर रही हूँ, कृपया आए। राम राम जी। राम राम जी। आज पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती के इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, लाखों करोड़ों युवाओं की दिल की धड़कन माननीय जयंत चौधरी जी, सांसद चंदन चौहान जी, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर यशपाल बघेल साहब, जिन्होंने बघेल समाज को एकत्रित करके दोबारा से राष्ट्रीय लोकदल को जोड़ने का एक ऐतिहासिक प्रयास किया, उनका मैं बहुत बहुत ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। और हमारे बीच में उपस्थित सादाबाद के विधायक, हमारे रिश्तेदार गुड्डू चौधरी जी, ब्रजेश चाहर जी, प्रीतम प्रमुख जी, नरेंद्र धनगर जी, सम्मानित मंच, सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सभी का इस धरती पर, छत्तीसी की धरती पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ऐसे भीषण गर्मी में आप लोग भारी संख्या में यहां पर पहुंचे। आज हम 301वीं जन्मदिन मातेश्वरी का मना रहे हैं। कितना लंबा 3 सदी निकल गई। 3 सदी के बाद भी अगर मातेश्वरी को यहां राजमाता को अगर याद किया जा रहा है तो आप सोचिए कि उन्होंने कितने ऐतिहासिक काम किए होंगे। बहुत छोटी सी उम्र में वो विधवा हो गई, उनके बेटे का भी देहांत हो गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी।
ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जहां महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं था, जब महिलाओं को दबा करके रखा जाता था, उस समय में समाज सेवा करने की नीयत से वो आगे आई, सत्ता को संभाला और ऐसे इतने ऐतिहासिक कार्य किए कि आज 300 साल बाद भी हमारे दिलों पे वो राज करती है। आज भी उन्हें याद किया जाता है। इतिहास उठा करके देख लीजिए, जो महापुरुष अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए काम करते हैं, चाहे वो पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे वो मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे निषाद राज हो, चाहे भीमराव अंबेडकर जी हो, और चाहे किसान मजदूरों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी हो, इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए और देश के लिए न्यौछावर कर दिया। चौधरी साहब ने किसान और मजदूरों का हक दिलाने का काम किया, उनको सम्मान दिलाने का काम किया। आपको याद हो 2009 में माननीय जयंत चौधरी जी को पूरी छत्तीसी ने बहुत जोरदारी से समर्थन देकर के जिता करके भेजा, और उसके बाद 2012 में पूरी छत्तीसी ने एकत्रित होकर यहां से जोरदारी से जिता करके भेजा। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आप लोग नाराज हो गए, मानने में नहीं आ रहे थे। 2012 में नाराज रहे। 2017 में जब 432 वोटों से हार हुई, उसकी टीस आज भी मेरे दिल में, शायद आप लोगों के दिल में भी होगी। जब जब मैं गांव में जाता था तो छत्तीसी के लोग कहते थे कि अब की बार जोरदारी से जिता करके भेजेंगे, और कहीं ना कहीं 2022 में गठबंधन की ये सीट बलि चढ़ गई, माट विधानसभा। लेकिन ये लोकतंत्र है। पहले राजा रानी के पेट में से पैदा हुआ करता था, अब जनता के पेट में से पैदा होता है, और हमारा संविधान हर 5 साल में एक मौका देता है। तो 2027 में आपके पास बहुत ही सुनहरा और बहुत अच्छा मौका सामने है। तो 2027 में तो नहीं चूकोगे। आज हमें यह महसूस हो रहा है कि इस छत्तीसी की नाराजगी दूर हो गई है। आप पहले की तरह राष्ट्रीय लोकदल के साथ बहुत जोरदारी से यहां पर एकत्रित हुए हो और जुड़ गए हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि माट विधानसभा अगर किसी को जीतनी है तो सबसे पहले छत्तीसी की 36 बिरादरियों को मनाने का काम करना होगा। वो मुझे लगता है कि शायद आज हम लोगों ने कर दिया बहुत ज्यादा तादाद में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 2009 में जब माननीय जयंत चौधरी जी चुनाव लड़े थे तो राष्ट्रीय लोकदल सभा पे था, सब लोगों में जोश था। उस समय पर भी हमने इस जगह पे मीटिंग करने की हिम्मत नहीं जुटाई थी, और इस जगह पे इस समय पे मीटिंग करके राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने यह साबित कर दिया कि राष्ट्रीय लोकदल में 2009 की तरह दोबारा से जोश वापस आ गया है। बहुत ज्यादा कहना चाहता हूं लेकिन समय कम है, गर्मी बहुत है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। और धनगर समाज की भागीदारी आप अगर इतिहास उठा करके देखोगे तो 2009 में सारिका बघेल को सांसद बनाया हाथरस से, उसके बाद 2014 में निरंजन धनगर को टिकट दी, उसके बाद 2017 में दोबारा से विधानसभा निरंजन धनगर को लड़ा, और मिथिलेश पाल जी को थोड़े दिन पहले ही आपने देखा होगा कि उनको जब मीरापुर से या सांसद जी बैठे हैं, इन्होंने जब इस्तीफा दिया उसके बाद मीरापुर से मिथिलेश पाल जी को विधानसभा भेज करके धनगर समाज की भागीदारी सुनिश्चित की। और जब एक कैबिनेट मंत्री मिला
तो अनिल कुमार जाटव को मंत्री बना करके ये साबित कर दिया कि हमारी पार्टी सबको लेकर के चलती है। आप लोगों का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के संयोजक और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जी तोड़ मेहनत करने वाले राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय डॉक्टर यशपाल बघेल जी को आमंत्रित कर रही हूं। वे कृपया आए और अपना उद्बोधन करें। राम राम साहब, राम राम साहब। बस 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 साथियों, 3 नारे आप मेरे साथ लगाएंगे। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर, मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह। हे मेरे स्वर्ग में बैठे हुए तीनों देवताओं, मैं आपका आज इस गढ़ बम्बे पर आह्वान करता हूं, आप आएं और इस सभा को अपना आशीर्वाद दें। आदरणीय मंच और मंच पे विराजमान मेरे मथुरा के प्रसिद्ध एमएलसी योगेश नोहार जी, भाई प्रदीप गुड्डू जी और मेरे धनगरों की आवाज पार्लियामेंट में उठाने वाले मेरे सांसद चंदन जी और मेरे सभी साथी और जिनके लिए आप इकट्ठे हुए हैं, ऐसे वो जो आज भारत की संसद में किसानों की आवाज हैं, जो आज भारत की संसद में युवाओं की धड़कन है, जिनकी ईमानदारी, कर्मठता, सज्जनता कहीं दूसरी जगह प्रमाण नहीं रखती है, ऐसे आदरणीय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी का मैं समस्त सरदारी की ओर से, छत्तीसी की ओर से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज 2 ही बिंदु पे बात करूंगा, एक बिंदु मातेश्वरी का, एक चौधरी चरण सिंह जी का। सम्मानित मंच, आज किसान हर राजनीतिक दल के एजेंडे पर है, लेकिन मेरे राष्ट्रीय लोकदल के एजेंडे पे जो किसान है वो किसान अन्य किसानों से अलग है। चौधरी साहब कहते थे कि धरती के सीने पर फाला चलाकर, फाली चलाकर जो किसान अन्न उगाता है वो अकेला वो किसान नहीं है। उसके साथ चौधरी चरण सिंह किसे किसे किसान मानते थे, आदरणीय चौधरी साहब मैं बताना चाहूंगा। उनका कहना था कि जब मेरा किसान सुबह उठता है तो उसे अपने बाल बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए नाई की जरूरत होती है, तो नाई को भी गांव में बसाया जाता है। जब सुबह किसान मंदिर में जाता है तो उसे पुष्प की जरूरत होती है, तो उसे सैनी समाज कहा गया है जो किसान के लिए वो व्यवस्था करता है। जब किसान को ठंड लगती है तो उसे ऊन की आवश्यकता होती है, और जब ऊन की आवश्यकता होती है तो हे मेरे धनगरों, तुम्हारी आवश्यकता होती है। तुम ऊन को देकर उसकी सर्दी को भगाते हो। हे मेरे साथियों, जब किसान को जूते की आवश्यकता होती है तो उसे चमड़ेकार की भी आवश्यकता होती है। जब उसे दूध की आवश्यकता होती है तो ग्वाले की भी आवश्यकता होती है। और तो और जब उसे, आवाज ठीक करो भाई, जब उसे अपने आराध्य को याद करना होता है, हवन कराना होता है, तो उसे गांव में पंडित को भी बसाया जाता है। और जब अपनी रक्षा की आवश्यकता होती है तो गांव के अंदर कुंवर नरेंद्र सिंह क्षत्रियों को भी बसाया जाता है। क्या गुलदस्ता चौधरी साहब का था जिसके अंदर सब जातियां थीं, और वो चौधरी साहब का किसान था। और जब संगीत की आवश्यकता होती थी चौधरी साहब
सबकी छतरी तनी हुई है चौधरी साहब। जब संगीत की आवश्यकता होती थी तो गांव में नट को भी बताया जाता था। अब आइए असली बात, जब नट की लड़की की शादी होती थी तो नट को चिंता नहीं होती थी, पूरा गांव लगकर उसका छप्पर उठाता था और नट की लड़की की शादी समासात हो जाया करती थी। जब किसान के अन्न आता था तो कुठलों में नहीं चला जाता था चाहर साहब, वो उसकी चौपाल पर पड़ा रहता था। वो नाई को देता था, सैनी को देता था, गडरिये को देता था, मल्लाह को देता था। जब सबको देने के बाद बचता था तब वो अपने अंदर के कुठले को डालता था। ये था मेरा सामाजिक समझकर, ये चौधरी साहब की सोच थी, जिस सोच पे आज राष्ट्रीय लोकदल चल रहा है। मैं आह्वान करता हूं आप सबका कि स्वर्ग में बैठे हुए चौधरी साहब को आज महसूस हो रहा होगा उनके किसान की कोई व्याख्या कोई धनगर कर रहा है। एक बात मुझे और कहनी है, ज्यादा समय नहीं लूंगा चौधरी साहब। ये जो धनगर समाज है इसकी समस्या है, मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। मैंने वायदा किया है इनसे, आपको, ये आपके मुवक्किल हैं, आप इनके वकील हैं, मैं बीच में तो आपके बीच में एक तिनका हूं जो इनको आप तक पहुंचा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। चौधरी साहब 1936 में भारत के अंदर आरक्षण की बात आई थी और उस समय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 64 जातियों को एससी की सूची में शामिल किया था, जिसमें भेड़ बकरी पालने वाले ये गडरिये जो हैं धनगर के नाम पर अंकित किए गए थे 27वें नंबर पर। जब देश आजाद हुआ और संविधान लागू हुआ तो 1950 में राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी हुई और उसमें भी 27वें क्रमांक पर धनगर अनुसूचित जाति में शामिल रहा। 1956 में लिस्ट पुनः शामिल हुई, धनगर उसमें भी रहा। लेकिन दुर्भाग्य एक रहा चौधरी साहब कि काका कालेलकर 1953 में बैकवर्ड आयोग के रूप में इस देश में स्थापित हुआ और काका कालेलकर ने क्या देखा कि गाय चराने वाला ग्वाला, भैंस चराने वाला गुजर और बकरी चराने वाला गडरिया। उसने गडरिये को बैकवर्ड की लिस्ट में शामिल कर दिया और मेरा यह समाज जो सोया हुआ था, जो शिक्षा में बहुत पीछे था, ये उस खेल को समझ नहीं पाया। 1976 में फिर यही हुआ कि राष्ट्रपति की अधिसूचना में 27वें क्रमांक पर धनगर समाज शामिल था। खेल शुरू होता है 1977 में और उस खेल में पार्लियामेंट में धनगर और धनगढ़ की बात आती है और उसे धनगढ़ करने का प्रयास किया जाता है। हम लोग कोर्ट गए धनगर समाज, मेरे कोर्ट ने यह कहा कि भारत के किसी भी न्यायालय को, प्रीतम सिंह जी, किसी भी न्यायालय को जाति निर्धारण का अधिकार नहीं है। उसने SC ST आयोग के ऊपर भेजा। वहां मेरे स्वर्ग में बैठे हुए चौधरी अजीत सिंह जी ने उस समय हमारे साथ कंधे से कंधा नहीं, हमारी पीठ पर हाथ रखा और उन्होंने आयोग में जाकर हमारे पक्ष में निर्णय कराया। चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह। और जब वो निर्णय हमारे पक्ष में हुआ, उस निर्णय के बाद प्रमाण पत्र बनने शुरू हुए और सरकारों ने हमें अपने जियो निकालकर कभी जियो पक्ष में, कभी जियो विपक्ष में। कलाकारी देखिए, आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने 16 दिसंबर 2026 को एक जियो निकाला है, जिस जियो में चौधरी साहब 27वें नंबर पर धनगर है, उसमें DHANGAR गर और उसके ऊपर ही दर्पगर है, वहां GAR को गर पढ़ रहे हैं और नीचे GR को गढ़ पढ़ रहे हैं। एक लेटर ऊपर नीचे में व्याकरण चेंज ये संभव नहीं है, चालबाजी है। और तो और मैं यहां कहना चाहूंगा, आप सब इस बात के गवाह हैं, इस भारत की परंपरा में और इस भारत की व्यवस्था में धनगर समाज प्रमाण पत्र के ऊपर ग्राम प्रधान हजारों की संख्या में, BDC, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, उत्तर प्रदेश में मंत्री, केंद्र में मंत्री और क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में ये सब लोग हैं। मेरा एक बात कहना है चौधरी साहब,
आपकी सरकार कहती है एक देश, एक झंडा, एक संविधान। मेरी बिरादरी कहती है एक जाति, एक प्रमाण पत्र। निर्णय आपका है, पूरी जाति को एक प्रमाण पत्र दे दीजिए। मेरा युवा भटकता फिर रहा है, रोज तहसील और कचहरी में जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारी लड़ाई को लड़िए, हम आपको अपना वकील बनाते हैं। आपकी बात हो गई, सबका धन्यवाद। आप सबने बहुत मेहनत की है, चौधरी साहब ने स्वीकार किया है। और धनगर आज से राष्ट्रीय लोकदल की छोटे भाई हैं। नौहार साहब, ये धनगर आपके छोटे भाई हैं, इन्हें गले लगा लीजिए, ये आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। छत्तीसी से जो आए हैं लोग, उनका विशेष धन्यवाद है। आपने ये कहा था डॉक्टर साहब, छत्तीसी में आज तक कोई बैठक नहीं हुई। योगेश नौहार जी ने भी कहा था कि 10-20 वोट मिलते हैं, तो मैं समझता हूं आज सैकड़ों की तादाद में आप आए हैं। मैं नमन करता हूं आपकी सरदारी को, आह्वान करता हूं संयोजक महोदय से, मैं संचालक महोदय से, मेरे हृदय के नेता, हमारे समाज के नेता, मेरे देश के नेता का आह्वान करें एक बार जोरदार तालियों से। जय हिंद, जय भारत। आज इस पंडाल में उपस्थित विशाल जनसमूह जिन्हें सुनने के लिए आतुर है, मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय जयंत चौधरी जी को कृपया आएं। राम राम साहब, मैं आप जल्दी व्यवस्थित कर दो। और भटेन ठीक है, डालचंद सबसे पहले सब बैठ जाओ जी, यहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं, बैठ जाओ। आज कुशल संचालन के लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। सुंदर मंच आपने सजाया, शुभ अवसर पर आपके बीच में आने का मुझे अवसर मिल रहा है। आप भेंट भी दे रहे हैं, वो स्वीकार है। मुझे आदरणीय निहाल सिंह जी का पत्र भी प्राप्त हुआ। कभी चौधरी अजीत सिंह जी ने इनको चिट्ठी लिखी थी, उनके साथ इनकी पुरानी तस्वीर भी जब ये सेवा में थे इन्होंने प्रस्तुत की है। निहाल सिंह जी बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। आपकी हैंडराइटिंग मुझसे बहुत अच्छी है, बहुत साफ तरीके से आपने लिखा। आपके विचार पे मैं सहमत हूं। प्रयास करूंगा कि जो आपने बात रखी, सुझाव दिए, दल के लिए दिए हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे। मैं उपस्थित किसान भाइयों को और हमारे दल के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। हमारे आपके बीच में संवाद लगातार रहना ही चाहिए। और आज ये एक विशेष अवसर पे मंच यहां खेतों के बीच सजा है। लोक माता की उपाधि जिन्हें मिली और शायद भारत में अब तक सर्वश्रेष्ठ शासन देने वाली ऐसी हमारी नेता, जिनका आज 3 सदी, उनके जन्म को 3 सदी हो चुके, उसके पश्चात भी आज के व्यस्तम समय में जब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि आपको याद है 3 दिन पहले क्या कर रहे थे, नहीं बता पाओगे। अधिकतर लोग नहीं बता पाएंगे कि 3 दिन पहले क्या कर रहे थे, कि भोजन में क्या खाया था, क्या काम किए थे 3 दिन पहले, नहीं बता पाएंगे। लेकिन 3 सदी जिस बात को बीते वक्त निकल चुका, वक्त बीत चुका, ऐसे महान हस्ती को आप भुला नहीं पाए हो, क्योंकि उनका इतना बड़ा योगदान देश के लिए। उन्होंने घाट भी बनवाए, ब्रज की बहुत अपार सेवा उन्होंने की। देवी अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में आज का आयोजन हो रहा है। पहले तो मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनको मानने और चाहने वाले लोग, उन्हीं की जमात यहाँ उपस्थित है, आपका नमन करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि एकाग्रित होकर आपने अहिल्याबाई जी को याद भी किया, जो उन्होंने समाज में एक आदर्श दिया है।
ताकि अगली पीढ़ियां भी उनको समझें, अध्ययन करें। मैं तो महेश्वर भी गया हूं, वहां भी मैंने जाके देखा। महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए तो वो ऐसी उनका नाम है जिसमें करिश्माई ताकत है। महिलाओं की उन्होंने अपना अलग सेना भी बनाई, और महेश्वरी की साड़ी भी आज भी अगर वहां की टेक्सटाइल प्रसिद्ध है तो वहां के कुटीर उद्योग को बनाने और उसको महिलाओं के हाथ में सौंपने की जिम्मेदारी भी, वह विजन, वो सोच भी अहिल्याबाई जी की थी। बाकी आज किसानों की भी चर्चा यहाँ अहम हुई है। जैसा पहले मैंने आपको बताया, एक नवीन काम हुआ। मैं पहले तो रजत जी को, प्रदीप जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। मुझे ये पूरी जानकारी नहीं थी कि वो तो यहीं ब्रज गई हैं। आप मुरसान में आपकी माता जी का जन्म हुआ, रजत जी का, और प्रदीप जी यहीं आगरा के रहने वाले हैं। मेरी टीम ने उनको इसलिए चिन्हित किया था कि हमने ये सोचा कि जो गांव के विकास के लिए जो काम कर रहे हैं, जो उद्यमी हैं, उनको हम मंच दें, वो अपनी बात बताएं, कैसे कैसे उन्होंने निर्माण किया, अपनी जीवन यात्रा के उन अनुभवों को साझा करेंगे। उनकी बात सुन के नौजवानों को भी प्रेरणा मिलेगी, उनके अंदर एक जागृति बनेगी, चेतना जगाने का काम होगा। बाकी उनका कोई ताल्लुक राजनीतिक तौर से मेरे दल से नहीं है, ये भी मैं साफ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उन पे कोई और प्रकार की गाज ना गिरे। मैं भारत सरकार में मंत्री हूं, मेरे संपर्क में इस दुनिया के बहुत लोग आए हैं जो नवाचार करते हैं, और मैं चाहता हूं कि देश की दृष्टि उन पर आए, जो आपका प्रयास है वो जमीन तक पहुंचे। अक्सर इस तरह का आइडिया, इस तरह का विचार पढ़ रहे छात्रों को आता है। जो हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और उनकी कोशिश होती है। अक्सर इस तरह के जो छोटे उद्यमी हैं, वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो चाहते हैं उसकी टेस्टिंग हो तो जमीन पे हो, जिनको लाभ मिलने वाला है, जो कल ग्राहक भी बन सकते हैं, उनके बीच वो चाहते हैं कि उनका विचार पहुंच सके। तो एक सेतु के तौर पे लोकदल का ये मंच सजाया गया, और मुझे उम्मीद है कि आप दोनों के काम आएगा। इसी प्रकार से मैंने निर्णय लिया है, जहां जहां लोकदल की मीटिंग होंगी, हम किसान की बात करते हैं तो किसान की अगली पीढ़ियां जो अच्छे काम कर रहे हैं उन पे भी प्रकाश डालना ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। आगे भी सभाओं में आप देखेंगे कि नए नए लोगों को हम मंच में बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे और आपके साथ वो अपनी बातें साझा करेंगे। आज एक और विशेष अवसर है। प्रधानमंत्री जी ने एक कीर्तिमान बनाया कि अब तक की सबसे लंबी अवधि उनको मिली, प्राप्त हुई आपके आशीर्वाद से, देशवासियों के आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में, कि सबसे लंबी अवधि चुने हुए प्रधानमंत्री के दायरे पे उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आपने उनको इस पद तक पहुंचाया। मैं उनके ओर से आप सबको आभार व्यक्त करने भी आया हूं। वैसे कुछ चीजें अनुभव में आती हैं, वो बताने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं दोहराता हूं क्योंकि किसानों के बीच ये बैठक हो रही है और ये बात दर्शाता है कि किस प्रकार से आज चौधरी चरण सिंह जी की उस प्रयास के बाद, उस महान विरासत से जुड़े हुए आज किसान और कामगार भारत सरकार के केंद्र बिंदु में हैं। तीसरी बार जब एनडीए की सरकार बनी, पहली बार कलम का प्रयोग जब प्रधानमंत्री जी ने किया, भारत सरकार का पहला फैसला हुआ कि किसान सम्मान निधि की 17वीं इंस्टॉलमेंट सीधा किसानों को देने का निर्णय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। इसकी जानकारी किसान भाइयों को है। कई राज्यों में तो जो केंद्र सरकार निधि दे रही है उससे ज्यादा देती है सरकारें। इसकी खास बात है कि सीधा किसान के खातों में 9.5 करोड़ किसान इस योजना में लाभान्वित हो रहे हैं और ये कठिन समय किसानों के लिए है, इस बात को भी मैं कह सकता हूं। लगातार किसान की नजर ऊपर है, टकटकी लगा के देख रहे हैं किसान कि मौसम मानसून साथ देगा कि नहीं देगा। अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं, लेकिन मैं आपको भी आगाह करना चाहता हूं। इस बीच में सरकार ने, शिवराज जी हैं कृषि मंत्री, उन्होंने एक विशेष अभियान भी चलाया
किसानों को जागरूक करने के लिए देश में कार्यरत जितने कृषि वैज्ञानिक हैं, अधिकारी हैं, उनको ये हिदायत दी गई कि तुम अपने दफ्तर में मत रहो, तुम खेतों में किसानों के बीच जाओ और देखो कि किसान की जो तकनीक है और आज की जो परिस्थितियां हैं, कैसे किसान कम लागत में अपनी बढ़िया फसल कर सकते हैं और इन परिस्थितियों में कम से कम जल संसाधन का प्रयोग करते हुए रासायनिक खेती से भी जहां जो प्रयोग करना है वैज्ञानिक तरीके से करते हुए एक अच्छी फसल पैदावार हो और किसान की आमदनी में उसको लाभ मिल सके। तो एक विशेष अभियान अभी चलाया जा रहा है और मैं तो कामना कर सकता हूं, उस मन से प्रार्थना कर सकता हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ब्रज 3 लोक से नारी है, यहाँ एक विशेष आस्था का केंद्र भी ये क्षेत्र रहा, तो यहाँ की जो मनोकामना हम लोग करेंगे ऊपर जाएंगी, बात पहुंचेंगी और मानसून भी साथ देगा। लेकिन हर परिस्थिति में मैं जानता हूं कि हमारा किसान बहुत मेहनत करते हैं। लगभग 12,000 लाख मैट्रिक टन, ये भी एक कीर्तिमान देश के किसानों ने किया है। पहले परिस्थितियां और थी, आज लगातार किसान नए तकनीक और नए उपयोग को काम में लाते हुए पैदावार को ठीक कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि किसान भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में हिम्मत और धैर्य से आगे यूं ही बढ़ते रहेंगे। मथुरा में जब मैं आता हूं तो मेरा एक विशेष लगाव, ये एक असाधारण भावना सी आती है मेरे मन में, हृदय में भी वो भाव आते हैं और सारी बात यहाँ नहीं बताई जा सकती, लेकिन मुझे आज बहुत सारी पुरानी यादें आ रही हैं। मुझे ध्यान है कि 1 जनवरी को जब नया साल खुशी से लोग मनाते हैं, किस प्रकार से एक दुविधा में हम लोग फंस रहे थे और उस समय सरकार ने बहुत क्रूरता का परिचय दिया और ना जाने कितने हमारे धनगर समाज के कार्यकर्ता, हमारे दल के भी कार्यकर्ता, सब लोग जो आम लोग एक अपनी समस्याओं को लेके सरकार से मांग कर रहे थे, उन पे जो है क्रूरता का परिचय देते हुए दुर्व्यवहार किया गया, लाठियां चलाई गईं, उठा के बहुत लोगों को बंद किया गया, उन पे मुकदमे लगाए गए। हमारे दल के जिम्मेदार लोग भी उस समय शामिल थे, हमारे विधायक भी शामिल थे, सैकड़ों लोग उस समय उसमें प्रकोप में आए थे और ये विचार हो रहा था कि क्या करें, क्योंकि वो क्षेत्र ये सहन नहीं करता, चुपचाप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। उसको एक रास्ता देते हुए चौधरी अजीत सिंह जी दिल्ली से चल के आए, कैसे कैसे रोक हुई, मैं भी आया और एक बड़ा प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन आप लोगों ने किया और आखिरकार परिणाम वहां आपके हित में इसलिए आए कि शांति बनी और धनगर समाज की वो मांग, कुछ 2 कदम हमने आगे लिए, लेकिन अभी भी मैं नहीं कह सकता कि समाधान हो पाया है। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, मुझे याद है बूटा सिंह जी उस समय आयोग के अध्यक्ष थे, जिनके समक्ष जाके समाज के प्रतिनिधि गए थे और ये बात उन्होंने बताई थी और उस समय एससी आयोग ने सीधा निर्देश दे दिए थे। चौधरी अजीत सिंह जी की जो दिली इच्छा थी उसको मानते हुए और आपका सम्मान करते हुए केंद्र से सीधा निर्देश उन्होंने दिए। उसके बाद मैं पीएल पूनिया जी का भी धन्यवाद देता हूं। उसके बाद फिर उन्होंने भी मदद की और निर्देशित किया था राज्य सरकार को कि इस पे कार्रवाई हो, लेकिन कुछ ना कुछ पैंच इसमें अभी भी फंस रहा है। मुझे उस समय जो आप लोगों ने नारा दिया था बहुत उत्साह के साथ कि जो धनगर की बात करेगा वो, आप भूल गए क्या? मैं तो नहीं भूला इस बात को। वो नारा लेते लेते कैसे जोश के साथ आप लोग मथुरा के शहर के सड़क पे गए थे, पहुंचे थे, वे हमेशा मेरे लिए पल रहेंगे मेरे स्मरण में और मुझे ऊर्जा भी देंगे, प्रेरणा भी देंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपके आशीर्वाद से ही मैं दिल्ली बैठा हूं और आपके लिए ही मैं दिल्ली बैठा हूं और आप इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं कि आपके साथ न्याय होगा। और बहुत सारी बात उजागर नहीं होती,
किसानों यहां बैठे हैं, मैं आपको बात बताना चाहता हूं, कभी कभी सड़क पे भी आना होता है, लेकिन जब आप व्यवस्था का हिस्सा हो, जिम्मेदार हो, तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए कि एक आम नागरिक को अपनी समस्या का समाधान के लिए सड़क पे आना पड़े। लोकतंत्र में ये गलत है। आंदोलन की अपनी भूमिका होती है और आपका अधिकार होता है सवाल करने का, विरोध करने का, सुझाव देने का। जिस तरह से खुला दरबार अहिल्याबाई होलकर जी का प्रसिद्ध था, वो लोकतंत्र की नींव, वही संस्कार आज भी कायम इस देश में है और संविधान हमें वो संरक्षण देता है और सीख भी देता है। लेकिन मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है, आप मुझसे भी उम्मीद कर सकते हो। मैं जानता हूं यहां दूर दूर तक गन्ने का खेत नहीं है। छाता के लोग आए, वहां तो मिल थी और मिल का वो अलग विषय है, वहां वो चाह रहे हैं कि मिल की जो कार्रवाई दोबारा पुनः संचालित हो और राज्य सरकार की तरफ से उस पर भी आश्वासन और कार्रवाई आपको मिली है आपके पक्ष में। लेकिन एक बड़ी बात, जो अंदर की बात आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मैं दिल्ली बैठा हूं, केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव सामने आया, वो किसान, सभी किसानों के नजर में नहीं आया, लेकिन उन्होंने जनता के समक्ष उस बात को रखा, उस प्रस्ताव को, और लोगों से सुझाव मांगा। वह था 1967 का गन्ना आदेश, जिसको भारत सरकार बदलना चाह रही थी। जो उसका प्रारूप था उसमें कुछ तो अच्छी बातें थी, जैसा कि 1978 में चौधरी चरण सिंह जी ने हक दिया था किसानों को कि अगर जो गन्ना मिल है 14 दिन में किसानों का भुगतान नहीं करेगी तो ब्याज देना पड़ेगा। यह प्रस्ताव चौधरी चरण सिंह जी के समय कानून का हिस्सा बना था। ये जो आदेश अभी आया था, भारत सरकार का जो प्रारूप आया था, उसमें वो बात कायम थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी थी, कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसका नुकसान होता कुटीर उद्योग को, जो कृषि उद्योग है, और सीधा नुकसान होता किसान को, जो अपनी फसल उस उद्योग को बेचते हैं। मैं बात कर रहा हूं गुड़ और खांडसारी उद्योग की। आपको पता है खेती के बाद सबसे ज्यादा रोजगार छोटे और कुटीर उद्योग, लघु उद्योग से ग्रामीण क्षेत्र में नौजवानों को मिल रहे हैं। जो भारत सरकार का प्रस्ताव था वो ये था कि मिल की परिधि में कोई कोल्हू नहीं चलेगा, उनको सहमति लेनी पड़ेगी मिल मालिक से। और उत्तर प्रदेश में 90% बड़े जो है पूंजीपति लोग हैं, प्राइवेट लोग हैं, उनकी मिल चल रही है। आप गुड़ लेने जाते हो तो भी शायद मुजफ्फरनगर या मेरठ से लाते होगे गुड़। करेंगे सारी बात करेंगे। डीएपी भी देखनी पड़ेगी, यूरिया की खपत भी आपको देखनी पड़ेगी, कम संतुलित करनी पड़ेगी। जो भारत सरकार का प्रस्ताव था, उत्तर प्रदेश में तो सारे कोल्हू खांडसारी यूनिट बंद हो जाते और किसान को अपनी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिलता। क्योंकि मैं इस विषय को समझता हूं, बात को समझा, किसानों को बुलाया और उनसे आग्रह किया कि अभी तो खुली बात है, आप सुझाव भारत सरकार को दो, आप सुझाव लिखिए भारत सरकार को। बड़े पैमाने पे भारत सरकार को प्राप्त हुए किसानों के, उत्तर प्रदेश के विशेषज्ञों के सुझाव और उनकी बात मानते हुए, उत्तर प्रदेश के किसान की बात, आग्रह को सुनते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि ये कानून का जो प्रस्ताव ये गलत है, इससे हानि पहुंचेगी, इसे अब हम वापस लेते हैं। यही लोकतंत्र है। अगर जनता राजी तो काम अच्छा है और काम मजबूती से होगा, और जो काम जनता नहीं चाहेगी वो काम लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी आपकी जनता की इस ताकत को समझते हैं और इसलिए हम लोग कहते हैं कि जनता जनार्दन ये देश का तकदीर तय करने वाली जो भूमिका में है, वो गांव के किसान, गांव का कमेरा, गांव का मजदूर, गांव का नौजवान, गांव का जेनजी है, गांव की महिलाएं हैं जो करता है परिवार की, जो काम करती हैं खेत में, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था में हर क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। मैं ये शिकायत यहां मंच से कर रहा हूं क्योंकि ये गांव में नहीं बैठक हुई, खेत में हुई, लेकिन यहां महिलाओं की संख्या नहीं बन पाई। फिर भी संचालन, ये माइक महिला मातृशक्ति के हाथ में था और मैं आपको कह रहा हूं कि आने वाले समय में देश की भागदौड़ भी
महिला मातृशक्ति के हाथ में आनी है, विधान पालिकाओं में संख्या बढ़नी है, संसद में पार्लियामेंट में बढ़नी है, और इसमें ग्रामीण परिपेक्ष की महिलाओं को अगर आप अभी रोकोगे तो कल को जब लड़ाने की नौबत आएगी, उम्मीदवारी की बात आएगी, तो कहां से उम्मीदवार बनाओगे? ये मैं लोकदल के कार्यकर्ताओं को कह रहा हूं। यहां बैठे हैं सब पुराने लोग जानते हैं, महिला बैठी हैं लेकिन संख्या कम है ना। अगली बार बराबर बराबर की करनी पड़ेगी। मैं आपसे कह रहा हूं, सब पुरुष यहां बैठे हैं, इस तरफ राजी हो, लाओगे घर की महिलाओं को, बेटियों को। देखिए, मैं यहां समस्या गिनाने नहीं आया, लेकिन किसान ने बात रखी, खाद की भी प्रॉब्लम है, और भीषण गर्मी में अगर मानसून ने साथ नहीं दिया, विद्युत व्यवस्था, सारी चीजों पे एक संकट की घड़ी आई। आपको मैंने कहा कि हिम्मत से काम लेना ही है। हम लोग आपके बीच के, आपके लिए हैं। आपस में अपने भाईचारे को भी बनाओ। हमारे मथुरा की तो परंपरा है, कृष्ण जी की भक्ति में तो यहाँ पूरी दुनिया आती है। 5वीं 6वीं सदी में जैन और बौद्ध धर्म का भी ये बड़ा केंद्र था मथुरा, आप जानते हो बात। रस खान अफगानिस्तान में पैदा हुए और यहाँ आके वो प्रेम की बात उन्होंने बताई कृष्ण जी की। तो ये खास धरती है, आपस में मेल मिलाप करो। जैसे अहिल्याबाई होलकर जी अनुकरणीय सबके लिए हैं, सरदार पटेल जी सबके हैं, चौधरी चरण सिंह जी सबके हैं, बाबा साहब अंबेडकर जी सबके हैं, उसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि गांव में जो एकता होती थी, डॉक्टर साहब तो बता रहे थे पुरानी बात, और हम लोग कह रहे थे कि भाई अलग अलग समाज की आपने जिम्मेदारी बताई, कैसे कैसे बंटवारे होते थे, कैसे कैसे एका होता था। गांव में अब ऐसी स्थिति नहीं है। शायद आप 20 साल पुरानी बात बता रहे हो, लेकिन सुनने में ऐसा लग रहा था जैसे 2 सदी पुरानी बात। बताओ सच्ची बात यही है कि नहीं? तो ये मोहल्ले बटे हुए हैं। चौधरी चरण सिंह जी की ताकत आप लोग थे, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अच्छे लोग जब तक राजनीतिक व्यवस्था में जुड़ेंगे नहीं, सुधार कैसे होगा? अगर आप अपराधी का सम्मान करोगे तो नेतागिरी में भी अपराधी आएंगे। अगर आप नवाचार करने वाले नौजवानों को आगे बढ़ाओगे, महिलाओं को लाओगे, तो वैसी संख्या उनकी बढ़ जाएगी। तो लोकदल के कार्यकर्ता विवेकपूर्ण निर्णय लें। अभी कोई चुनाव की घड़ी नहीं है। योगी जी ने तो बहुत सारी सीधी सीधी बात कह दी उत्साह में आके। एनडीए परिवार मजबूत होगा तो हमारी लड़ाई मजबूत, हमारी लड़ाई मजबूत होगी, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा मजबूत होगी। और ये आप सब भूल नहीं सकते, किसी और सरकार ने सोचा नहीं। चौधरी चरण सिंह जी जो आपके हैं, जिन पे आप गर्व करते हो, आज भी पुराने लोग चौधरी साहब की पुरानी बात जब बताई जाती है तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, भावुकता निकल आती है, याद करते हैं अपनी जवानी को। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने वाली है आपकी सरकार, एनडीए की सरकार थी, और वो प्रधानमंत्री जी को मैं बार बार कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। ये बात एक महान व्यक्ति को सिर्फ एक पुरस्कार देने की नहीं है, एक संदेश देने की है, जो आज गांवों में पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, जो सोचते हैं कि हम भी चौधरी चरण सिंह जी हमारे पूर्वज हैं, उनका खून हमारे में है। जो सारे लोग यहां बैठे हैं, आप सोचते होंगे, ये आपको हिम्मत देने का, आपके हौसले को बढ़ाने का, आपके मनोबल को ऊंचा रखने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। बाकी आपको क्या जरूरत है? सरकार तो अच्छी होती है, सरकार में कमियां भी होती हैं, लेकिन यहाँ के लोग तो इतने अपने आप मजबूत हैं कि आपको किसी और की आवश्यकता नहीं है। आपका मनोबल ऊंचा रहेगा तो आप खुद समाधान अपने ढूंढ लेते हो। मैं आपको फिर धन्यवाद देता हूं। ये वो धरती है जहां मेरी सीधी जवाबदेही है। मुझे खुशी है कि क्षेत्र का परिचय बदल रहा है। आपको पता है नोएडा में एयरपोर्ट बना, उसका प्रभाव, उसका लाभ यहां भी मिलने वाला है। लॉजिस्टिक्स का पार्क बना है, मेडिकल डिवाइस का एक अलग पार्क, औद्योगिक नगरी बन रही है। अभी हाल में मथुरा में नई डेयरी को स्थापित करने के लिए 23 करोड़ रुपए की परियोजना राज्य सरकार ने स्वीकृत की है। 100 करोड़ रुपए मछली पालन के लिए, जो एक नया काम है,
आप सोच रहे हैं कि यहाँ कोई नदी नहीं, ये समुंदर नहीं, कहाँ से मछली पालन होगा? यहाँ भी मछली पालन हो सकता है, जहाँ पानी खारा है वहाँ भी हो सकता है। 100 करोड़ रुपए की परियोजना केंद्र सरकार की योजना के तहत, उसका भी जो है मथुरा में सीधा जो काम होगा, लाभ मिलने वाला। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ क्षेत्र के किसान भी उसमें आगे आएंगे। सेमीकंडक्टर का निवेश, डेटा सेंटर का निवेश, जो उत्तर प्रदेश में कोई नीति नहीं थी, कोई प्रयास नहीं था। देश में 12 परियोजना सेमीकंडक्टर की संचालित हो रही हैं, उसमें उत्तर प्रदेश की भी गिनती है। और 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश जो देश में होने जा रहा है, उसमें नोएडा में भी निवेश होगा और मुझे उम्मीद है कि नया रोजगार यहां बन सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो मुझे जिम्मेदारी दी है वो सीधा नौजवानों से जुड़ी हुई है। नौजवान का कौशल विकास कैसे होगा, उनको अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी और नए रोजगार उनके लिए कैसे बन सकते हैं, या फिर वो ऐसी स्थिति में आए कि वो औरों को रोजगार दे सकें। इतना सशक्त, इतना मजबूत यहाँ माट का, छत्तीसी का, मथुरा का नौजवान हो सके, हमारी बेटियां हो सके, इसके लिए हमें काम करना है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, गुड्डू जी भी बैठे हैं, योगेश जी भी बैठे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि, अगर आप प्रस्ताव करेंगे, आपको याद होगा कुछ दिन पहले बिजनौर में और उसके पश्चात भरतपुर में एक विशेष कौशल महोत्सव हमने लगाया था। हजारों की तादाद में वहां लोग आए। दूसरी तरफ कंपनियों को हमने निमंत्रण दिया, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। कोई नौकरी दिल्ली में दे रहा था, कोई बेंगलोर में दे रहा था, कोई नोएडा में दे रहा, कोई बिजनौर में दे रहा था, कोई भरतपुर में निवेश करना चाह रहे थे। और बताया उनको कि नौजवान इच्छुक हैं। वहीं पे इंटरव्यू हुआ, वहीं पे साझा हुआ, वहीं पे उनकी सारी जांच पड़ताल हुई। हजारों बच्चों को वहां जॉब ऑफर मिला। अगर आप लोग सहमत हो तो मथुरा में क्या, यहीं माट की धरती पे आने वाले समय में एक बड़ा विराट कौशल महोत्सव हम करेंगे। लोगों को जानकारी मिले, बच्चों को मौका मिले और वो आगे आए, उसका लाभ ले सकें। यही हमारी मंशा है। और मैं फिर आपको धन्यवाद करता हूं। मेहनत बहुत लगी और हमारे क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, जैसा चौधरी साहब कहते थे कि एक आंख अपनी खेत की मेड़ पर रखते हो, एक दिल्ली और लखनऊ रखा करो, अपनी राजनीति को भी मजबूत करो। माट के लोग इशारा समझ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जयंत चौधरी, आदरणीय जयंत चौधरी, जयंत चौधरी। भाई रवि चौधरी तुंगमौला से, वार्ड नंबर 10 से जिला पंचायत सदस्य।